जब मैं चल नहीं पा रही थी तो इससे मेरा हाथ थाम लिया। नहीं लगा सकते वरना निकल जाओ मेरे घर से। उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरे घर में आने की। मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना तो ये रोशनी बन। मैं बताता हूँ अपना घर। हाथ खींच। ये घर मेरे बाप ने आधा भाई साहब तुम मुझे बताओगे कि साहब का ये मेरा अब नहीं कहिएगा। एक बेबस लड़की जब हद से गुजर जाए तो वो क्या कर सकती है, इसका अंदाजा शायद आरिफ और उसकी मक्कार बीवी को ख्वाब में भी नहीं था। ड्रामा बस तेरा साथ हो में कहानी ने वो खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अंसा जो अब तक अनस की ढाल बनी हुई थी, उसने अब मुड़कर वो पहला बार किया है जिसने पूरे ड्रामे का नक्शा बदल कर रख दिया है। जैसे ही आरिफ वापिस आया, अंसा ने बगैर एक सेकंड जाया किए अनस को साथ लिया और पहुंच गई हिसाब बराबर करने। न कोई रोटी रोना, न कोई मिन्नत समाजत। जो तकलीफ, जो जिल्लत आरिफ ने अंसा को दी थी, पहले उस पर यकीन ना करके और फिर उसे काली रात में घर से बाहर सड़क पर फेंककर अंसा ने इस एक एक सेकंड का सूद समेत बदला चुका दिया है। आरिफ को उसकी औकात याद दिलाकर सीधा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खेल यहाँ खत्म नहीं हुआ। शाजिया को तो अंसा सीधा कर ही चुकी है। अब वो अपने घर जाना चाहेगी और अनस भी उसके साथ जाएगा। अनस उसका हौसला बढ़ाएगा। जिस घर से उसे धक्के मार कर निकाला गया, रात के अंधेरे में उसे घर में नहीं घुसने दिया गया, अब वो दिन की रोशनी में उसी घर में पूरे हक से जा रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अनस के सहारे पर। यहाँ पर जैसे ही अंसा अपने घर में एंटर होगी, आरिफ और उसकी बीवी उसे देखकर फौरन ही उसे बाहर निकलने का हुक्म देंगे, मगर वो यही बोलेगी कि ये उसके बाप का घर है, बल्कि उसका घर है, वो यहाँ से नहीं जाएगी। और जैसे ही आरिफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ेगा, पीछे से अनस फौरन ही चिल्लाकर बोलेगा कि अंसा को एक उंगली भी आप ना लगाइएगा, वरना मैं अदब एहतराम सब कुछ भूल जाऊंगा। आरिफ ये देखकर कि ये वही लड़का है जिसकी वीडियो अंसा के साथ थी, गुस्से में और आगे बढ़ेगा, मगर अनस उसे रोक देगा और अंसा उसे बताएगी कि जब उसके भाई ने भी सहारा नहीं दिया, लोगों की ठोकरों में उसे छोड़ दिया, तब यही अनस था जिसने न सिर्फ उसे सहारा दिया बल्कि अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आया। यहाँ पर वो आरिफ को बोल देगी कि इस घर को उसके बाप ने आधा आधा किया था, इसीलिए वो अपने हिस्से में खुश रहे और ये हिस्सा अंसा का है। वो जब चाहेगी, जिस वक्त चाहेगी यहाँ पर आएगी। आरिफ और उसकी बीवी तो हक्का बक्का खड़े रह जाएंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंसा के तेवर इस कदर भी खराब हो। ऐसा तमाशा तो तब हुआ जब अंसा ने अपनी मक्कार भाभी के गिरे पान पर हाथ डाला। वो भाभी जो अब तक खुद को इस घर की मलका समझ रही थी, आज अंसा ने उसके चेहरे से सारा खुमार उतार दिया, सीधी और साफ धमकी दी, आज के बाद अगर मुझे मेरे अपने घर आने से रोका या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो याद रखना, हशर आरिफ भाई से भी पूरा करूंगी और पुलिस के हवाले करने में एक सेकंड नहीं सोचूंगी। अंसा का ये रूप देखकर भाभी की बोलती बंद हो चुकी है और ताई जान का पूरा खानदान इस वक्त खौफ से कांप रहा है। लेकिन अब यहाँ पर खड़ा होता है सबसे बड़ा और सनसनीखेज सवाल। आरिफ का चैप्टर तो अंसा ने बंद कर दिया, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन क्या अंसा की ये आग यही ठंडी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आरिफ तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असल सांप तो ताई जान के घर में बैठे हैं जिन्होंने अनस की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। अब अंसा का अगला टारगेट कौन होगा? वो शियान जो खुद को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है, वो शरीन जो अनस को गुलाम समझती है, या फिर वो मक्कार ताया और ताई जान जिन्होंने अनस की पूरी जायदाद पर कब्जा कर रखा है। अंसा अब रुकने वाली नहीं है, वो अनस को उसका खोया हुआ हक और इज्जत दिला कर ही रहेगी। जिस तरह उसने आरिफ को उसके अंजाम तक पहुंचाया है, अब ताई जान के पूरे टब्बर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शेरनी अब पिंजरे से बाहर आ चुकी है और वो एक एक करके इन सब का शिकार करेगी। आपको क्या लगता है अंसा को अगला वार किस पर करना चाहिए, शियान पर या सारा फितना शुरू करने वाली ताई जान पर? कमेंट में जरूर बताएं। और ये जानने से पहले कि अब अंसा आगे क्या करने वाली है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंसा ने ताई जान को ठिकाने लगा दिया है, साथ ही साथ शियान की भी बोलती बंद कर दी है। शियान तो डरने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो 4 कत्ल भी कर लेगा ना तो उसका बाप उसे बचाने के लिए जरूर पहुंच जाएगा। और इसी वजह से अब शियान अनस और अंसा को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन मुरसलीन ने साफ तरीके से शियान को बता दिया है कि उस लड़की से दूर रहो, और शियान को जिस काम से रोका जाए शियान उस काम से रुक जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुरसलीन की बात को तो वो जूते की नोक पर रखता है। शियान ही नहीं बल्कि शियान की माँ शाजिया और शरीन का भी यही काम है, क्योंकि अब शियान अपने लिए गड़ा खोदने जा रहा है और शरीन अपने लिए फंदा बनाने जा रही है। मुरसलीन के 1000 दफा मना करने के बावजूद शरीन अब फहाम कुरैशी से पीछे नहीं हटना चाहती। वो फहाम कुरैशी को फोन करेगी और कहेगी कि ये तो बताओ जलाल अंकल की भांजी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था? मुझसे कोई झूठ मत बोलना फहाम, क्योंकि मुझे सच्चाई पता चल चुकी है। ये जानकर फहाम भी अपनी घड़ी हुई कहानी सुनाने के लिए
लिए तैयार बैठा होगा। फहाम कहेगा कि वो लड़की तो साइको है, मेरे तो पीछे ही पड़ गई थी। एक दफा मैंने हंसकर बात क्या कर ली, मेरे पीछे आने लगी और आखिरकार मुझे मजबूर करने लगी कि मुझसे शादी करो। तुम तो जानती हो कि मैं कितना गुड लुकिंग और अच्छा इंसान हूँ। एक आधी दफा मैंने उसकी मदद क्या कर दी, वो तो मेरे गले ही पड़ गई। मैं ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम तो ये बात अच्छे तरीके से जानती हो ना। मेरी पसंद ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी नहीं है, मेरी पसंद तो शरीन मुरसलीन है। मैंने साफ इनकार कर दिया शादी से और उसने ये बात फैला दी कि मेरा और उसका चक्कर था। इतना ही नहीं बल्कि वो ये भी बता रही है कि वो मेरी वजह से पागल हुई है। अभी तुम ये बताओ कि तुम्हें ये बातें किसने बताई है। शरीन कहेगी कि दरअसल जलाल अंकल मुझसे मिले थे और वो कह रहे थे कि उनकी भांजी की तबीयत फहाम कुरैशी बहुत बड़े आदमी की वजह से खराब हुई है। शरीन ये सच छुपा लेगी कि उसके बाप ने उसे ये सच्चाई बताई है, क्योंकि शरीन चाहती है कि उसका बाप भी फहाम कुरैशी से शरीन की शादी करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनने के बाद शरीन फहाम की बातों पर यकीन कर लेगी और फिर से फहाम से बातें करना शुरू कर देगी। इसी तरह शियान भी अपने बाप की बातों पर कान नहीं धरेगा, बल्कि अंसा और अनस की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में जाएगा और उनका सारा फर्नीचर खराब कर देगा और वहीं खड़ा होकर कहेगा कि मैं देख लेता हूँ तुम्हें। अंसा जमील, तुमने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला और तुमने क्या सोचा कि तुम मुझसे बच जाओगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। अभी तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो वीडियो मैंने वायरल की है। जब तुम्हें ये पता चलेगा ना तो तुम दुख और तकलीफ से कांपना शुरू कर दोगी, डरने लग जाओगी मुझसे। और अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे घर में सुकून की नींद लेती हो। शरीन और शियान अब अपने ही किए हुए कामों में फंसते चले जा रहे हैं और रहे अंसा और अनस, वो जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो उसी वक्त चचा की कॉल आना अंसा को शुरू हो जाएगी। अंसा जैसे ही फोन उठाएगी तो चचा जान कहेंगे कि तुम्हारा भाई बगैरत और तुम्हारी भाभी वापस आ चुके हैं, तो उनसे अपना हिसाब किताब चुकता कर लो अंसा, क्योंकि अगर आज तुमने उनके सामने अपनी जुबान ना खोली ना तो कल वो तुम्हारा हिस्सा भी खा जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं देंगे। अब तो खैर से तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें जो बेहतर लगता है वो तुम करो। फोन सुनने के बाद अंसा फोन बंद करेगी और अनस से कहेगी कि अनस मेरे साथ चलो। अनस कहेगा कि कहाँ जाना है अंसा, और तब अंसा बताएगी कि मेरा भाई वापस आ चुका है और मुझे उससे अपना हिसाब किताब चुकता करना है। मैंने जो रातें डर डर कर कांप कर बाहर सड़क पर और लोगों के घरों में काटी है ना, उसका हिसाब मुझे अपने भाई से चुकता करना है। जिसके बाद अंसा अनस को लेगी और अपने घर पहुंच जाएगी। अपने घर का दरवाजा खोलेगी तो सामने उसके भतीजा और भतीजी खड़े होंगे। वो देखकर अंसा काफी ज्यादा खुश होंगे, लेकिन उसके माँ बाप बिल्कुल भी खुश नहीं नजर आएंगे, जबकि अनस अंसा के पीछे ही रह जाएगा। वो कहेगा कि अंसा तुम अंदर जाओ, अगर कोई भी मसला हुआ ना तो मैं जरूर अंदर आ जाऊंगा, लेकिन अभी तुम्हारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आरिफ और आरिफ की बीवी जैसे ही मुड़कर देखेंगे अंसा को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे और आरिफ तो इसी उम्मीद में था कि अंसा घर आए और वो उसकी बेइज्जती करके उसको हिस्से से दस्तबरदार करके घर से बाहर फेंक दे। आरिफ अंसा की तरफ बढ़ेगा और कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? मेरी इज्जत नीलाम करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? ये सुनने की देर है कि अनस भागता हुआ करीब आएगा और कहेगा कि आप अंसा से ऐसे बात नहीं कर सकते। आरिफ कहेगा कि तुम होते कौन हो मुझे मेरी बहन से बात करने से, और इस बदतमीज औरत से तो मैं ऐसे ही बात करूंगा जिसने हमारी इज्जत नीलाम कर दी और अब मेरे घर में खड़ी है, मुझसे बात करने आ गई है। अगर अंसा तुम ये सोच कर आई हो ना कि मैं तुम्हें माफ करूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शख्स के साथ आई हो, इसी के साथ यहाँ से निकल जाओ। अंसा कहेगी ना मैं बाहर निकलूंगी और ना ये, क्योंकि जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना तब ये शख्स ही रोशनी बनकर मेरी जिंदगी में आया था, और जब मेरे से चला नहीं जा रहा था ना तो किसी और ने नहीं बल्कि इसी शख्स ने मुझे सहारा दिया था। उस वक्त इसने मेरा हाथ थामा जब मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। ये वो शख्स है जिसने मुझ पर यकीन किया और मुझसे शादी की, इज्जत बनाया मुझे अपना। इतना ही नहीं भाई, इसने अपने घर का हिस्सा मेरे नाम कर दिया हक महर के तौर पर। कोई करता है ऐसा भला? और आप क्या समझेंगे, जो अपनी बहनों का हक खा सकता हो वो अपनी बीवी को क्या ही देगा? आरिफ कहेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर में घुसने की? मैंने तुमसे कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से। जहाँ अंसा भी बकरेगी और कहेगी कि मैं आपके घर में नहीं खड़ी, अपने बाप के घर में खड़ी हूँ। एक्चुअली ये अब्बा का भी घर नहीं रहा, उन्होंने ये घर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और आधा हिस्सा आपका था, आधा हिस्सा मेरा, इसलिए मैं अपने खुद के घर में आई हूँ और मुझे अपने घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनने की देर है कि आरिफ गुस्से में बढ़ेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसका घर है। उसी वक्त अनस सामने आएगा और कहेगा कि आप अंसा को हाथ तक नहीं लगाएंगे और ना ही आप अंसा से इस तरह बात करेंगे। अपना हाथ पीछे ही रखिएगा आरिफ भाई, आप इसे उंगली भी नहीं लगा सकते, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने की देर है, आरिफ कहेगा कि मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम लोगों को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा, वरना मैं तुम लोगों का बहुत बुरा हशर करूंगा। जहाँ अनस कहेगा कि आप अंसा से इस तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने ऊंची आवाज में बात करना शुरू की ना तो आपसे सुना तक नहीं जाएगा। ये सुनने के बाद आरिफ आगे बढ़ेगा और जैसे ही अनस की गर्दन दबोचने लगेगा उसी वक्त अनस भी आरिफ का हाथ रोकेगा और कहेगा कि बस बहुत हो गया, आपका इलाज हमने पहले ही कर दिया है, ये अंसा का हक है और अंसा अपना हक लेकर रहेगी और उसे ये सब कुछ करने से कोई नहीं रोक सकता। आरिफ कहेगा कि ये घर मेरा है और तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझे अपने घर में क्या करना है और क्या नहीं। इससे पहले कि मैं आप से बाहर होकर तुम दोनों का
नशर नशर कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। उसी वक्त अंसा कहेगी कि ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना, तो आधा हिस्सा वो आपका और ये मेरा, और अब बिल्कुल मत कहिएगा कि मेरे घर से चली जाओ, क्योंकि ये हिस्सा अब मेरे हिस्से में है। लेकिन आरिफ कोई बात नहीं सुनेगा, आगे बढ़ेगा और अंसा को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसी वक्त अंसा के सामने पुलिस आकर खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अंसा पहले ही पुलिस को इतला कर चुकी है, जिसके बाद पुलिस आकर आरिफ को हथकड़ियां लगाएगी और कहेगी कि अपनी बहन का हिस्सा खाने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। ये सुनकर आरिफ के हाथ पांव फूलने लग जाएंगे। वो कहेगा कि मुझे माफ कर दो अंसा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जेल मत जाने दो। मुझे लगता है कि अब अंसा यही कदम उठाने वाली है। वो जानती है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इसीलिए अब वो आरिफ को अरेस्ट करवाएगी। पुलिस आरिफ को लेकर चली जाएगी और तब अंसा भी आगे आकर भाभी से कहेगी कि अगला नंबर आपका भी आ सकता है, इसलिए आइंदा कुछ भी करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जो आपके शोहर के साथ किया है वो मैं आपके साथ भी कर सकती हूँ। ये शख्स जब एक रात हवालात में गुजार कर आएंगे ना, तब इन्हें भी इस बात का अंदाजा होगा कि इसकी बहन अकेली जब रात के अंधेरे में बाहर बैठी थी तो वो कैसा महसूस कर रही थी। मुझे लगता है इसके बाद भाभी भी सुधर जाएगी और कहेगी कि अंसा हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, प्लीज आरिफ को वापस ले आओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, उसे मत पुलिस स्टेशन जाने दो। और तब हो सकता है कि अंसा फोन करके आरिफ को वापस बुला ले और पुलिस से अपनी कंप्लेन वापस ले ले। ये होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये ना होता तो ना आरिफ सुधरता ना आरिफ की बीवी। अब कम से कम पुलिस के डर से आरिफ और उसकी बीवी अंसा और अनस से दूर ही रहेंगे। लेकिन अब अगला नंबर अंसा शियान का लगाएगी, क्योंकि शियान ने ना सिर्फ उसके कमरे को तहस नहस कर दिया है बल्कि बेड तक खराब कर दिया है। मुझे लगता है कि अब शियान यही घटिया हरकत करेगा और उसके बाद अंसा शियान का बहुत बुरा हशर करेगी। लेकिन इस चक्कर में शरीन के सामने एक इंकशाफ हो जाएगा। वो फहाम कुरैशी को किसी लड़की के साथ गाड़ी में बैठा देख लेगी और उसे शक हो जाएगा कि उसका बाप बिल्कुल ठीक कहता था। तब शरीन बाहर निकलेगी और जैसे ही फहाम से मिलेगी तो हो सकता है कि फहाम झूठ बोल दे और कहे कि वो मेरी कजन थी और मैं उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रहा था। तुम्हें अगर मुझ पर यकीन तक नहीं है ना शरीन, तो तुम जा सकती हो। मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता जो लड़की मुझ पर एतबार तक नहीं करती। और फहाम की यही बातों का जाल शरीन को एक दफा फिर अपने अंदर फंसा लेगा। मुझे लगता है कि फहाम अब शरीन को पूरी तरह फंसाने के बाद जैसे ही शादी का टाइम आएगा तो साफ इनकार कर देगा और यही शरीन की सबसे बड़ी सजा होगी। एक तरफ वो अनस के हाथों धुतकारी गई है और दूसरी तरफ वो अब फहाम कुरैशी के हाथों धुतकारी जाएगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अंसा को ये सच पता चल जाएगा कि अंसा के वीडियो वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि शियान है, और जिस दिन ये सच्चाई खुलेगी ना तो अंसा जख्मी शेरनी की तरह ताई जान और ताया जान को और साथ ही शियान को सफा चट कर देगी। शरीन के लिए फहाम कुरैशी ही काफी। जैसे ही अनस और अंसा यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सभी स्टूडेंट अंसा को देखकर बेहद खुश होते हैं। ईशा अंसा का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद अंसा अपने भाई के घर का दरवाजा खुला देखती है तो वो रास्ते में रुक जाती है और अनस से कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, जिस पर अनस अंसा को रोकते हैं कि तुम इस वक्त ना जाओ, आरिफ भाई बहुत गुस्से में होंगे, वो तुम्हें फिर से बातें सुनाएंगे जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होंगी। तो जिस पर अंसा अनस से कहेगी कि मैं बचपन से लेकर आज तक आरिफ भाई की बातें बर्दाश्त करती आ रही हूँ और अब भी कर लूंगी। अंसा अपने घर पहुंच जाती है। आरिफ और उसकी बेगम अचानक से अंसा को अपने घर में देखकर हैरान होते हैं। आरिफ फौरन से अंसा से कहते हैं कि तुम इतनी डीठ हो कि फिर भी मुंह उठा के यहाँ आ गई हो, तुम्हारी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि तुम यहाँ हम दोनों का तमाशा देखने आई हो। इस घर से अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगा। तो आरिफ गुस्से में अंसा को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ेगा तो सामने अनस आ जाएगा और वो आरिफ का हाथ रोक लेगा और आरिफ से कहेगा कि आरिफ भाई आप अंसा पर हाथ नहीं उठा सकते, अब अंसा मेरी बीवी और आपको कोई हक नहीं बनता कि मेरे सामने आप इससे ऊंची आवाज में बात करें या फिर इस पर हाथ उठाने की कोशिश करें। आरिफ अंसा को अनस के साथ देखकर शदीद गुस्सा होगा और अंसा से कहेगा कि अच्छा ये वो लड़का है जिसके लिए तुमने अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी और लोगों के सामने अपने भाई को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और अब डीठ बन के इसको यहाँ लेकर आ गई हो। तो जिस पर अंसा आरिफ से कहेगी आरिफ भाई अनस वो है जिसने मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था तो ये रोशनी बनकर आया, जब मैं चल नहीं सकती थी तो इसने मुझे सहारा दिया, लोगों की बुरी नजरों से बचाया, आपने मुझे छोड़ दिया लेकिन अनस ने अपने घर में जगह दी और आपने अनस को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं अनस के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकती। तो आरिफ अंसा से कहेगा कि तुम इसी वक्त इस घर से जा रही हो वरना मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालूंगा। ये सुनने के बाद अंसा आरिफ से कहेगी आरिफ भाई आप शायद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कानूनी तौर पर इस घर की आधी मालिक मैं भी हूँ, आप इस तरह से मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते, जितना घर आपका है उतना मेरा भी है, अगर आप चाहती है कि मैं यहाँ न रहूँ तो ठीक है, आप दरमियान में दीवार डाल दें ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी।